गुड इवनिंग ऑल। गुड इवनिंग मैम। आज हम लोग मेडिसिन पढ़ते हैं। ओपीएम पहले पढ़ा है आप लोगों ने? ओपीएम के बारे में क्या जानते हैं? बहुत कुछ जानते होंगे, कभी स्वाद भी चखा होगा। किस किस ने स्वाद चखा है ओपीएम का? सबने चखा होगा। हाँ, संकोच की क्या बात है उसमें? अगर चखा है तो एक होम्योपैथिक डॉक्टर को तो सब तरीके का स्वाद चख लेना चाहिए, कम से कम एक आइडिया तो होता है ना। ओपीएम अलग चीज है, वनस्पति। तंबाकू वाला सिस्टम है। तंबाकू वाला सिस्टम नहीं है ना। क्या सिस्टम है? वो गाजे वगैरह गांजा का। तो जब हम मेडिकल कॉलेज में थे तो क्या शिवरात्रि वगैरह भी आती है, उसमें महाशिवरात्रि चला करता है ना। हम लोग के जूनियर्स पी पा लेते थे, बिल्कुल हवा में उड़ते थे, होते थे स्ट्रेचर पे और हवा में उड़ते थे ना। ऐसा होता है? एक्सपीरियंस किसने किसने किया है? सही से बताना। लिया है पर हुआ नहीं। एक्सपीरियंस तुमने किया है? नो। पक्का? पक्का। एक्सपीरियंस नहीं किया है? एक्चुअली मैम जैसे शिवरात्रि पे अचलेश्वर मंदिर वगैरह जाते हैं तो वहाँ पे थोड़ा बहुत पिया तो सबने है। Yes, हाँ, yes, yes. लेकिन वो एक्सपीरियंस नहीं किया है। उसका रिएक्शन नहीं हुआ है। हाँ। जब हम लोग शायद होंगे थर्ड ईयर में होंगे तो वहां पर हम लोग के जूनियर्स ने भयंकर तरीके से ले ली। फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेकर जाया गया उनको, और एलोपैथिक में जो भी डोजिंग होता होगा। और अगर अपने यहाँ अगर किसी ने एक्यूट ले लिया है तो हम क्या करना चाहिए? जैसे किसी ने भांग किसी को चढ़ गई तो कुछ लोग मैम बताते हैं नक्स का जैसा यूज करते हैं उसमें। या फिर वैसे अगर जनरल दिखाए तो खट्टा वगैरह खिलाते हैं। और जब हम लोग उसमें एक्सपीरियंस क्या होता है? हवा में उड़ता है। विविड इमेजिनेशंस, मतलब किस टाइप के इमेजिनेशंस होते हैं? रियलिटी में नहीं रहता है ना। वो ये लगेगा कि ये उड़ रहा है, ये इधर जा रहा है और चारों पैर बहुत लंबे होते चले जा रहे हैं, हाथ बहुत लंबे होते चले जा रहे हैं। हंसता है तो हंसता ही रहता है, हंसता है तो हंसता ही रहता है, और खाना खाता है तो खाता ही रहता है ना। एक बहुत ज्यादा एक्सट्रीम की एक परिभाषा मेडोराइनम में भी है। मेडोराइनम का भी एक्सट्रीम होता है सब कुछ, लेकिन वहां पर रियलिटी है और यहाँ पर रियलिटी नहीं होती है। विविड इमेजिनेशंस होते हैं उसके बहुत सारे। तो हम लोग ओपीएम के बारे में बात करते हैं। अगर कभी एक्यूट केस में ओपीएम आ गया तो ब्लैक कॉफी से हम लोग उसको, ब्लैक कॉफी कोई पी लेगा तो उसका असर कम हो जाता है। और अपने समाज में कहते हैं कुछ खट्टा वट्टा भी खा लो। और जब क्रॉनिक एडिक्शन है तो वहां पर नक्स वोमिका का बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल है। पर उठा के नक्स वोमिका दे दिया, ऐसा होम्योपैथी में कभी हमें फॉलो नहीं करना चाहिए। हम लोग को हमेशा टोटलिटी को बेस बना के चलना चाहिए। फिर जो दवाई हमारे सामने में आएगी वहां पर नक्स वोमिका को हम प्रोमिनेंट रखेंगे, लेकिन एटलीस्ट हमको टोटलिटी जरूर बनाना चाहिए। बड़ा अच्छा रोल है नक्स वोमिका का, जिसको आदत पड़ी हुई है ओपीएम की और ओपीएम का एडिक्शन है, उसके लिए नक्स वोमिका बड़ा अच्छा काम करती है। और जिसने बाई द वे ले लिया और उसको चढ़ गई भयंकर तरीके से, तो उसको आप ब्लैक कॉफी पिला सकते हैं। वहां पर बड़ा अच्छा इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। चलिए अब हम ओपीएम पे आते हैं। नक्स वोमिका किसने किसने पढ़ी है? थोड़ी बहुत पढ़ी है। नक्स वोमिका के बारे में हम लोग समझते हैं कि बहुत हाईली एम्बिशियस होता है, बहुत रिस्पॉन्सिबल होगा, फास्टिडियस होगा, अपने काम में बहुत मेहनती होगा और उसको कोई ना कोई टारगेट चाहिए, कुछ करने के लिए जूझेगा। इतना तो नक्स वोमिका के बारे में मोटा मोटा हम लोग जानते हैं ना। बहुत हाईली एम्बिशियस होगा, झूठ उठ उसको पसंद नहीं होगा। कॉन्सेंसियस टाइप ऑफ पर्सनालिटी है नक्स वोमिका की, जो है वही बताएगा और रियलिटी में उसको अचीव करने की कोशिश करेगा। नक्स लाइको क्या करेगा? आपको झूठा मूठा दिखाएगा, झूठ बोलेगा, लेकिन अपना समाज में लाइक नक्स वोमिका अपनी इज्जत बनाने की कोशिश करेगा। भले ही अंदर से वो खोखला हो, लेकिन नक्स वोमिका उसको अचीव करने के लिए झूठ नहीं बोलेगा, उसको अचीव करेगा। इतना हाईली एम्बिशियस होता है। और ओपीएम क्या होता है? अपोजिट टू नक्स वोमिका। इस चीज को हमेशा याद रखिए कि जितना जुझारू, जितना एम्बिशियस, जितना नींद भाग जाएगी, उसको काम करने में मेहनती,
ठीक उल्टा क्या होगा, ओपियम। तो वहां पर जब क्रॉनिक एडिक्शन ऑफ ओपियम होता है तो नक्स भूमिका वहां पर उसको दी जाती है, उसकी हैबिट्स को छुड़ाने के लिए। तो ओपियम क्या है, अपोजिट ऑफ नक्स भूमिका। नक्स भूमिका कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होता है, वो अपने एम्बिशन पे, अपने काम में भागता है, उसको परफेक्ट करने की कोशिश करता है और भागता है। ये फुल्ली सेटिस्फाइड होगा, रिलैक्स रहेगा, बिल्कुल रिलैक्स, ख्वाबों की दुनिया में और बढ़िया नींद, बढ़िया खर्राटे, बिल्कुल रिलैक्स, सेटिस्फाइड। ये है ओपियम। ओपियम की नींद में सब कोई जानता है कि ओपियम को नींद का बड़ा, स्लीपीनेस में ओपियम बहुत प्रोमिनेंट मेडिसिन है। जिसको नींद आ रही है, हम खा रहे हैं तो एकदम से पढ़ने बैठे बड़ा फ्रेश होके चाय वाय पी के बढ़िया, जिसको खैनी खाने की आदत है, तंबाकू खाने की, वो खा के बैठे और पढ़ने बैठे, पढ़ते पढ़ते दिस टाइप ऑफ पर्सनैलिटी इज कॉल्ड ओपियम। जैसे एक केस हमने भी देखा था कि जैसे ही उसको फीवर चढ़ता है, शायद हम एक्सप्लेन भी कर चुके हैं पहले आपको, जैसे ही उसको फीवर चढ़ता था वैसे गहरी नींद, बस गहरी नींद। वहां पर एक टर्म था कि हम फीवर के दौरान, ये एक मोडालिटी थी उसकी, फीवर के दौरान। लेकिन ओपियम अपने आप में स्लीपीनेस, इन ऑल काइंड ऑफ स्लीपीनेस और डीप स्लीपीनेस, आपको ऐसा लगेगा जैसे पेशेंट कोमा में चला गया है, और टू मच ऑफ स्नोरिंग, गहरी नींद, टू मच ऑफ स्नोरिंग, और कई बार उसका रेस्पिरेशन इंटरप्टेड हो जाता है। जैसे लेकेसिस में एकदम से अचानक से उठ के बैठ जाता है सोते सोते, उसको लगता है कि सांस रुक गई मेरी, अटक गई, फिर धीरे धीरे नॉर्मल सांस हो जाती है, फिर वो गहरी नींद में चला जाता है। फिर उसके सांस खर्राटे, जैसे हम लोग ट्रेन में काफी सुनते हैं, फिर अचानक से भड़बड़ा के उठ गया, उसको लगा जैसे कुछ हमारे नींद, यहाँ पर हम वहां पे हम लेकेसिस की भी इंटरप्टेड ब्रीदिंग होती है, कई बार कुछ सेकंड्स के लिए ब्रीदिंग रुक गई और एकदम से फिर वो वापस आ जाती है और नॉर्मल हो जाता है। ऐसे ही ओपियम में उसकी इंटरप्टेड ब्रीदिंग और स्लीपीनेस, डीप स्लीपीनेस एंड स्नोरिंग, ये बड़ा प्रोमिनेंट सिम्टम्स ऑफ ओपियम। तो जब उसको नींद आएगी तो फिर क्या करेगा, वो लेटा रहेगा तो ऑल टाइम लेटा ही रहेगा क्योंकि उसको नींद आती है। तो बेड सोर की भी बहुत अच्छी मेडिसिन है, साथ अकम्पनीड विद स्लीपीनेस, उसको नींद आनी चाहिए, स्लीपीनेस। बेड सोर की भी बहुत अच्छी मेडिसिन है ओपियम। धूप से उसको दिक्कत है, सन एग्रीवेट करता है, कई बार ड्राउजी हो जाएगा, कई बार उसकी आंखें बंद हो जाएंगी, जहां पर हम उसको स्लीपीनेस का भी काइंड ऑफ स्लीपीनेस समझ सकते हैं, लेकिन स्लीपीनेस और डीप यहाँ पर है, ब्रेन इफेक्टेड होता है। वहां पर डिजीनेस, कभी कभी उल्टी चक्कर जैसा आने लगेगा, कभी कभी जाते जाते एकदम से उसको कार एक्सीडेंट भी हो जाता है कई बार, फिर विद इन सेकंड वो नॉर्मल हो जाएगा कि अरे हुआ क्या था मुझे। तो ऐसी कई बार आपने सुना भी होगा कि एकदम से झोंका सा आ गया नींद का और कार का एक्सीडेंट हो गया, स्लीपीनेस के कारण से। और धूप में उसको एग्रीवेशन है, सन एग्रीवेशन है, जिसकी धूप की वजह से उसको चक्कर आने लगा, एकदम से नाउजिया वॉमिटिंग होने लगा, अपने आप को संभाल नहीं पाए, कई बार एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं ऐसी कंडीशंस में। वहां पर हम ओपियम, तो हमने अभी तक क्या क्या बताया, अपोजिट टू नक्स भूमिका। अगर आप नक्स भूमिका को याद रखेंगे तो नक्स भूमिका तो हम लोग बड़ी कॉमनली मेडिसिन है, सबको पता भी होती है। नक्स भूमिका आते ही समझ में आता है कि नक्स भूमिका अपोजिट टू नक्स भूमिका, फुल्ली सेटिस्फाइड, कोई ऐसा एम्बिशन उसकी लाइफ में नहीं होता है, फुल्ली सेटिस्फाइड होगा, इररिस्पॉन्सिबल होगा। जब सोता ही रहेगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कहां से गेन करेगा, टू मच ऑफ इररिस्पॉन्सिबल। अब जो ओपियम का नशा कर रहा होगा वो कितना रिस्पॉन्सिबल होगा। तो जब आपको उन सब चीजों का एडिक्शन होगा तो आप उस डायरेक्शन में जा रहे होंगे ना, आपका स्वभाव वैसा होगा ना। तो जो मेडिसिन है वही सिमिलिया सिमिलियस कुरेंटर है, जो मेडिसिन है वही तो व्यक्ति में स्वभाव मिलेगा। तो
ऐसा खास एम्बिशन नहीं है। स्लीपीनेस, बढ़िया खर्राटेदार नींद है और बिल्कुल पूरी रात सोए हैं, 14-15 घंटे की नींद है, कुंभकर्ण की नींद है, सो रहे हैं तो सो ही रहे हैं, और खाने बैठे तो नींद आ गई, पढ़ने बैठे तो नींद आ रही, ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो नींद आ रही है, बातचीत कर रहे हैं तो बहुत से लोगों को देखा होगा बैठे बैठे बातचीत करते करते सोने लगे। और इवन हमारे लोगों के पास तो ऐसे पेशेंट भी आए हैं जिसको एक टर्मिनोलॉजी है कि जिसमें हम बहुत ज्यादा नींद आने लगती है, समथिंग डायग्नोसिस है उसके लिए, कि पेशेंट बैठे बैठे सो जाता है। तो उसको सोचो, उसको ट्रैवलिंग में कितनी दिक्कत होगी, कहीं ऑफिस में काम करने में दिक्कत होती, कहीं आ जा नहीं सकता वैसा पेशेंट। जब आपको वहां पर हमें कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, ओपियम दे ही देना है उसको, उठा के ओपियम दे दीजिए उसको। ब्रीदिंग हमने बताया कि अचानक से ब्रीदिंग उसकी रुक जाती है, फिर उसके बाद धीरे धीरे नॉर्मल कुछ सेकंड के लिए रुकती है और नॉर्मल जाती है। इतनी बात समझ में आई? आई थिंक कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ पिक्चर क्लियर हो रही होगी। जिसको हम बोलते हैं नार्कोलेप्सी, इस टाइप ऑफ ब्रीदिंग, नार्कोलेप्सी ब्रीदिंग, डिफिकल्ट स्लो इंटरमिटेंट रेस्पिरेशन, सांस लेने में थोड़ा दिक्कत हो रही है और धीमा धीमा रेस्पिरेशन हो रहा है और अचानक से इंटरप्टेड रेस्पिरेशन, दिस इज कॉल्ड नार्कोलेप्सी। रेस्पिरेशन एकदम से स्टॉप होगा और अगेन स्टार्ट। और कई बार हमको कोमा वाले पेशेंट्स में ऐसा मिलता है, जब आप कभी आईसीयू के पेशेंट्स को देखने जाएं, कई बार आपको कॉल पे बुलाया भी जाता है ऐसे पेशेंट्स को, तो कोमा की बहुत अच्छी रेमेडी है ये ओपियम। वहां पर आपको समझना होगा कि फेस रेड और बिल्कुल साइलेंट सी, मतलब हैप्पीनेस दिखेगा उसके चेहरे पे, वो एक घबराहट, कोमा में है पेशेंट लेकिन उसके चेहरे पे एक घबराहट सी, बिल्कुल परेशान हैरान ऐसा नहीं दिखेगा, वो रिलैक्स नींद में सो रहा होगा, एक हैप्पीनेस दिखाई देगा उसके चेहरे पे। तो कोमा की बहुत अच्छी मेडिसिन है। और सन स्ट्रोक, जिसको हम कभी कहते हैं कि धूप की वजह से एक सन स्ट्रोक लगा, चक्कर आया, वहां पर ओपियम का बहुत अच्छा रोल है। और इवन कोमा में पेशेंट चले जाता है सन स्ट्रोक के बाद में, तो हम वहां पर भी ओपियम के बारे में सोच सकते हैं। उस कोमा में भी आपको स्नोरिंग, आपको ऐसा लगेगा जैसे गहरी नींद में सो रहा है पेशेंट, कोमा में है, स्नोरिंग भी हो रहा है उसको। क्योंकि देखिए एलोपैथिक में आपको ये सब मायने नहीं रखता, पर हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट सिम्टम है। जब हम पढ़े रहेंगे तभी हम, जिस वे में हम रेमेडी को पढ़े रहेंगे, मेट्रामेडिका को पढ़े रहेंगे, उसी वे में हमको पेशेंट भी दिखाई देगा। अगर हमको मेट्रामेडिका का नॉलेज नहीं होगा तो हम कभी भी पेशेंट्स को समझ ही नहीं पाएंगे, उसके सिम्टम्स को ही नहीं समझ पाएंगे। हमको कोमा में कोमा दिखाई देगा, स्नोरिंग सुनाई ही नहीं देगा जब हम उसको जानते नहीं रहेंगे। तो फेस रेड, सन स्ट्रोक का सिम्टम्स है। उसके बाद सन स्ट्रोक के साथ में आपको कोमा हो गया, धूप में गए, बीपी बढ़ गया, उनके लिए तो एक डायग्नोसिस तो ये हो गया कि बीपी बढ़ गया, पर हमें रूट कॉज देखना पड़ेगा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और जब कुछ नहीं है तो कम से कम कोमा की स्थिति को आप समझें, पेशेंट किस पोजीशन में लेटा हुआ है, पेशेंट की क्या पोजीशन है, तो वहां पर कोमा के लिए भी हम सोच सकते हैं कि ओपियम एक बहुत अच्छी दवाई है। हर कोमा वाले पेशेंट को हमें ओपियम नहीं देना है, पर वहां पर टोटलिटी में हमको ये ओपियम को भी दिमाग में रखना है। आगे हमको उसके लिए सोचना है कि क्या ओपियम भी हो सकती है कहीं दवा। फेस रेड है ना, पेन की बहुत अच्छी रेमेडी है। इन जनरल कोई भी पेशेंट आया और पेन है, आपने दे दिया उठा करके ओपियम, ऐसा नहीं है। वहां टोटलिटी हमको हर केस में मिलानी है। अगर हम पेन के आधार पे कैमोमिला, ओपियम उठाकर हम दे देते हैं पेन के आधार पे, तो जरूरी नहीं है कि दवाई काम करे। कुछ परसेंट केसेस में दवाई काम कर जाएगी, लेकिन आप 100% रिजल्ट नहीं गेन कर सकते हैं उससे। और बहुत सीवियर पेन है और आपने टोटलिटी और थोड़ा एसेंस को निकालने की कोशिश की। एक मेडिका के एसेंस मैंने आपको लास्ट में बताया है कि टोटलिटी ऑफ सिम्टम है, मोड ऑफ ट्रीटमेंट, टोटलिटी ऑफ सिम्टम है, एसेंस है, और पॉजिटिव फैक्टर, की नोट एंड एसेंशियल फैक्टर्स। ये 5 पैटर्न्स हैं हमारे, जिसके आधार पे हम किसी भी पेशेंट को ट्रीट करते हैं। मेट्रामेडिका का एक नॉलेज होना चाहिए और पेशेंट को हमें किस गाइडलाइन से ठीक करना है, ये हमारे 5 रूल होते हैं, 5 मोड ऑफ ट्रीटमेंट है हमारे। तो वहां पे हमको एसेंस, जो रेमेडी का एसेंस है, उसको भी हमको बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो
कई बार हम सिर्फ पेन है, बहुत सीवियर पेन है, तो वहां पर कैमोमिला और ओपीएम आ रही है टोटलिटी ऑफ सिम्टम में, तो हमको उनके बारे में सोचना चाहिए। पेन की बड़ी अच्छी रेमेडीज है, लेकिन हर पेन वाले को हम कैमोमिला और ओपीएम दे देंगे तो वहां पर 30% तो पेशेंट्स को आराम मिलेगा, पर जो 60% पेशेंट्स हैं उनको आराम नहीं मिलेगा। और हमें 100% रिजल्ट चाहिए है, इसलिए हमको टोटलिटी ऑफ सिम्टम पे आना ही पड़ेगा। तो इसलिए पेन किलर मत लिख लेना भैया, ओपीएम और कैमोमिला एज ए पेन किलर मत लिख लीजिएगा, समझ गए ना? वो वही लिख रहे हैं। क्यों, क्या लिख रहे हो? एसेंस लिख रहे हैं कि वो हम पढ़ा चुके हैं ना, उसको रिवीजन करिए, जो हम पढ़ाए उसको रिवीजन करिए, और ओपीडी में जो केस देखते हैं हम लोग तो उसको आप लोग अप्लाई करिए। जो हमने पढ़ाया है, जो फिलॉसफी हम आपको पढ़ा रहे हैं, आज मेडिसिन पढ़ाया, जो फिलॉसफी मैंने आपको पढ़ाई है उसको देखना कि किस मोड ऑफ ट्रीटमेंट से हमने इस केस को उठाया है ना? किस मोड ऑफ ट्रीटमेंट से हमने इस केस को उठाया है, ठीक है? तो हम भयंकर पेन होगा ओपीएम को, लेकिन उसको पेनलेस लगेगा, वो फील ही नहीं करता पेन को। आप समझो, आपने ओपीएम ले लिया, आप क्या फील करोगे? चाहे कितनी सुई घुसती रहे आपके शरीर में, चाहे कुछ भी दर्द होता रहे, आप क्या फील करेंगे? आप तो अपने आप में मस्त हैं। तो रेमेडी की थीम को समझना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है ना? जैसे इररिस्पॉन्सिबल आदमी है, जो व्यक्ति इनसेंसिटिव होगा वही इररिस्पॉन्सिबल होगा। जब आप सेंसिटिव है किसी चीज को लेकर के, तो जब आप सेंसिटिव है तो आपको सामने वाले का दर्द दिखेगा, अच्छा उसको डॉक्टर के पास लेकर जाना है, अरे उसको भूख लग रही होगी, अरे ये काम इतना टाइम से करना है, इसको हमें और आगे बढ़ाना है। जब आपके पास उतना सेंस नहीं है, आप फीलिंग्स नहीं रखते हो उतनी ज्यादा, तो क्या होगा? नहीं सोच पाए तो आप इररिस्पॉन्सिबल हो जाओगे। जब आप इररिस्पॉन्सिबल हो जाओगे तो मतलब खुद के लिए भी तो रिस्पॉन्सिबल होगे। अरे दर्द बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। खुजली कहीं है तो है, बनी है, कहीं गंदगी है शरीर में तो है, आसपास का एरिया कितना गंदा पड़ा है तो पड़ा है, ठीक है, हम तो अपने आप में मस्त है। जब आप सोएंगे, जब आप अपनी ही दुनिया में मस्त रहेंगे, तो आसपास को कितना आप ध्यान रखेंगे? कुछ भी नहीं। तो ये उसका बेसिक मेंटल होता है। तो पेनलेस इज यूजुअली पेनफुल कंडीशन, है ना? पेनलेस इज यूजुअली इन पेनफुल कंडीशन। आप पेनफुल कंडीशन में है तो भी आपको पेन फील ही नहीं हो रहा है। नेवर माइंड पेन, उसको पेन महसूस ही नहीं होता है। द पेन डू नॉट मैटर, उसके लिए पेन कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, कहाँ पेन है, ठीक ना? हम उसको, आप एक नशा करने के बाद क्या हम उससे रिलेट करके इसलिए समझाने की कोशिश बार बार कर रहे हैं, आप सिम्टम्स को रट नहीं सकते, आप कहानी के तौर पे उसको रिलेट करके आप समझ सकते हैं। तो हम थीम देने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी बोरिक आपको सिम्टम देगा, हेड में ऐसा ऐसा होता है, एब्डोमेन में ये होगा, स्टमक में ये होगा, आप उनको रट नहीं सकते, और रट के कभी किसी दवाई को आप निकाल नहीं सकते। आपको थीम, आपको हम कोशिश करेंगे कि आपको ऐसी मटेरिया मेडिका पढ़ाएं कि 2-4 पॉइंट उस रेमेडी के आप समझ लें और आप समझ जाए कि मेडिसिन है। मेरी कोशिश है कि हम इतने शॉर्ट फॉर्म में उस मेडिसिन को पढ़ाएं आपको, कि आप उस थीम को जानते रहें बस। और थीम एक बार अगर दिमाग में घुस गई कभी निकलेगी नहीं। तो अगर देख लिया, बस आप उसको थोड़ा राइट डाउन कर लो और थोड़ा मेरी बात को सुनो। हम लोग के पास वीडियो अवेलेबल है, आप उन वीडियो को सुनते रहिए तो आपकी वो चीजें पक्की होती चली जाएंगी, रिवाइज होती चली जाएंगी। तो पूरी मटेरिया मेडिका को पढ़ा पाना बहुत मुश्किल काम है कि हम उसके जनरल्स को बताएं, मेंटल्स को बताएं, फिर उसके बाद हेड में क्या है, आई में क्या है, आपका नोज में क्या है, एब्डोमेन में क्या है, मेंसेस कैसा, आप ईच एंड एवरीथिंग को आप रट नहीं सकते, कांट पॉसिबल। तो उसको समझने के लिए हमको हर मेडिसिन के की नोट में ये थोड़ी ना है कि एक लाइन, जो एनएस का की नोट है वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन उससे आप थीम क्लियर नहीं कर सकते। थीम विधौलकर सर आपको बहुत बढ़िया समझा देते हैं, तो आप विधौलकर सर को फॉलो करो ना, थीम में मजा आ जाती है और मेडिसिन निकालना इतना आसान हो जाता है कि आप फोन पे भी। अभी मैंने एक पेशेंट देखा है 4-5 दिन पहले, ड्राई कफ और सीवियर ड्राई कफ, और सिंपल उसकी कहानी सुनते चले गए। 45 मिनट्स मैंने उसको सुना और 3-4 सिम्टम्स को कलेक्ट किया, नेट्रम में और फाइनल किया, और 3 डोजेस, चूंकि हेयर नहीं था मेरे पास में इसलिए हमने ओरल मेडिसिन बता दी, 3 डोजेस, और जो सुबह शाम इनहेलर लेता था
अभी तक 3 दिन में जरूरत नहीं पड़ी, 4 दिन हो गए हैं, एक भी डोज की हल्की फुल्की खांसी आई, नहीं तो वो पेशेंट बात नहीं कर सकता था। जब एग्जैक्टली हिट होती है तो आप जो विधायक का सर को पढ़ेंगे ना, तो एग्जैक्टली हिट होती ही है मेट्रामेडिका। उसमें तो कोई वैसा सिम्टम्स ही नहीं है, बिल्कुल पूरी थीम। लेकिन अब आप फिर मोड ऑफ ट्रीटमेंट पे चले जाइए कि हर जगह एसेंस काम कर जाएगा क्या? नहीं। ओनली 15-20% केसेस में हमारा एसेंस काम करता है और बाकी के केसेस में हर तरीके से आपको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन मेट्रामेडिको को समझने के लिए आपको एसेंस जरूरी है। एक बार आ जाएगा तो मेट्रामेडिका हल्का लगने लगेगा आपको। फिर उसके बाद बहुत सारी जानकारी मेट्रामेडिका के बारे में आपको रिपोर्टरी देगी, फिर हमारे पास किताबें होंगी वो देंगी। लेकिन एक मोटा हम थीम को समझते रहेंगे तो हमें मेट्रामेडिका तक पहुंचने में आसानी होगी। अब हमने कुछ सिम्टम्स निकाले, हमारे पास 6-7 दवाइयां आ गई। अब 6-7 दवाइयों में आपको इवेल्युएट करना आना चाहिए कि ये इस टाइप का नहीं लग रहा है, ये मेडिसिन नहीं लग रही है। तो आप सारियों को पढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, दवाई नहीं निकाल पाएंगे आप। हाँ, कुछ ये लग रहा है, कुछ ये लग रहा है। आप 2-4 दवाइयां कम से कम सेलेक्ट करते हो तब, जब आप उनको जानते रहते हो, जब आप उनकी कहानी को समझते रहते हो, जब उनके कीनोट्स को जानते रहते हो, तब फिर आप मेट्रामेडिका पढ़िए बैठ के, एग्जैक्ट हिट करिए। आप जबरदस्ती नहीं उसको देना ही है, लग रहा है यही दे दो, फिर उसके बाद ये काम नहीं करेगी, आगे हम दूसरी दे देंगे, ऐसा नहीं होगा। फिट करना है ओपीएम है तो ओपीएम में ही फिट करना है ना। तो आप इस बात को भी ध्यान रखें जो हमने लास्ट के लेक्चर में आपको बताया था, सिमिलर और सिमिलर। जब आप सिमिलर नहीं जानेंगे तो आप सिमिलर पहुंचेंगे नहीं, ठीक ना। तो ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि जो आपको मेट्रामेडिका दे, एक ऐसी थीम दे जिसको बड़ा आसानी से आप पहुंच जाए उस पर। लेकिन जाकर के उसी को फिट कर देना है ऐसा नहीं है। आपको चौतरफा देखना पड़ेगा, तभी आप सिमिलर निकालेंगे, नहीं तो क्लोज टू सिमिलर रह जाएंगे और सिमिलर दे देंगे और केस आपका स्पॉइल हो जाएगा, ठीक ना। तो हमको छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सीवियर कॉन्स्टिपेशन, नो डिजायर फॉर स्टूल, है ना। एक कॉन्स्टिपेशन के लिए भी बहुत बढ़िया रेमेडी है ओपीएम। एल्यूमिना भी बहुत अच्छी मेडिसिन है, लेकिन उसको अर्जिंग फील होती रहती है, उसको बार बार ये लगेगा, एल्यूमिना को बार बार ये लगेगा कि हमको स्टूल आ रहा है। पर सीवियर कॉन्स्टिपेशन है, लैटिन लगेगी आ रही है, लेकिन आएगी नहीं। और ओपीएम नो अर्ज फॉर स्टूल, सीवियर कॉन्स्टिपेशन। अब आगे बढ़ते हैं। एलिमेंट फ्रॉम फ्राइट, एक कहीं से डर। हालांकि एलिमेंट फ्रॉम फ्राइट में बहुत सारी दवाइयां हैं। एकोनाइट हमारी बहुत प्रोमिनेंट रेमेडी है, ओपीएम भी हमारी बहुत प्रोमिनेंट रेमेडी है। तो एक एलिमेंट फ्रॉम फ्राइट, जैसे फ्राइट के बाद उसको फीवर आ गया, या फ्राइट के बाद हम कन्वल्सन आ गया। इपिलेप्सी की बहुत अच्छी मेडिसिन है ओपीएम। तो कई बार डर गए, उस कारण से ऐसा हो गया। एलिमेंट फ्रॉम फ्राइट, कहीं हम डर गए। कंसीडर तब करेंगे ना जैसे पुराना कुछ ऐसा हुआ जो आज तक भयभीत करता है उस चीज को। ये जरूरी नहीं है कि भयभीत करता है, आज उसका कोई असर नहीं है, पर हम डर गए थे इस वजह से हमको ये आया, हम उसको हमेशा कंसीडर करेंगे। आप उसको छोड़ नहीं सकते हैं। वो आज की तारीख में कोई प्रोमिनेंट रोल नहीं है उस चीज का, लेकिन उसकी वजह से बीमारी हो गई, तब से गई नहीं। लेकिन आज हम डरते नहीं है किसी से, आज हमको ऐसा कोई डर नहीं है। जब वो डर बना है तब तो सोचने की बात ही नहीं है, तब तो वो कंसीडर किया ही जाएगा। लेकिन वहां पर भी कंसीडर हम जरूर करेंगे कि आज की तारीख में वो चीज नहीं है, पर उस कारण से हमको कन्वर्जन कॉज मानेंगे कि हम डर गए, है ना। जैसे आजकल जो कोरोना का डर हुआ है लोगों में, एक बहुत प्रोमिनेंट, उसकी वजह से बहुत सारी चीजें एक्सपायर हुई, वो अलग बात है। वो आज भी वो डर बना हुआ है, तो वहां पर हम एलिमेंट फ्रॉम फ्राइट वहां पर लेंगे। एक हमको ये कोरोना में बहुत सारे पेशेंट के अंदर एक डर बैठा हुआ है उस कोरोना का, एक फियर ऑफ इम्पेंडिंग डिजीज है, और एलिमेंट फ्रॉम फ्राइट भी आएगा यहाँ पर। और कई रूब्रिक्स हैं जो बड़े फियर ऑफ डेथ, फियर ऑफ इम्पेंडिंग डिजीज, एंटिसिपेशन, ये एक बड़े कॉमन सिम्टम्स हैं जो डरे हुए पेशेंट्स में। सारे पेशेंट में ऐसा नहीं, हिंदुस्तान में बड़ा देख लीजिए आप, नैनीताल में और आजकल खूब वायरल हो रहा है। हाँ, गाँव वालों को देख लिया, अरे कहाँ है कोरोना। उस दिन एक पेशेंट से हम लोग बात कर रहे थे, कहाँ है कोरोना। हमको तो नहीं ना, हम तो खूब तेरही खा रहे हैं और शादियों में पार्टी बना रहे हैं, हमें मिला ही नहीं। हमको तो कहीं कोरोना मिला ही नहीं। ये
ये लैंग्वेज था हम उस पेशेंट का, हमको तो कोरोना कहीं मिला ही नहीं। और ये गांव को छोड़िए, आप बड़े बड़े शहरों के लोगों को देख लीजिए। आप कैप्टी फॉल का फोटो काफी वायरल हो रहा है, नैनीताल के फोटो काफी वायरल हो रहे हैं। क्या भीड़ है, कहाँ है कोरोना। मैम इलेक्शन भी हुए कोरोना टाइम में, इतनी भीड़। इलेक्शन तो एक मैटर दूसरा हो गया। आज की तारीख में सेकेंड वेव के बाद तो हिंदुस्तान में ज्यादा लोगों को डर नहीं है, बस जब सिचुएशन आ जाती है तब वो थोड़ा सा डरा जाते हैं, नहीं तो फिर बिंदास। तो एलिमेंट फ्रॉम फ्राइड के लिए, इपिलेप्टिक कन्वर्जन्स के लिए फ्राइड के बाद कन्वर्जन आने लगे, इपिलेप्सी डेवलप हो गया, या फ्राइड के बाद से उसने सुनना बंद कर दिया। कई बार ऐसे केसेस मिलेंगे, एक फ्राइड के बाद से उसके सिम्टम्स डेवलप हो गए, तो वहां पर हम ओपीएम के बारे में भी सोचेंगे। एकोनाइट भी बहुत अच्छी रेमेडी है एलिमेंट फ्रॉम फ्राइड के लिए। जैसे एक है ना कि कन्वर्जन तो आ रहा है, उसको जैसे उसको पेन होता है, पर उसको पेन से कोई टेंशन नहीं, उसके बाद बहुत सारे काम पड़े हैं, उसको कोई टेंशन नहीं है, हाँ आराम से अपना सोया। ठीक ऐसे ही कन्वर्जन, बच्चे को कन्वर्जन आ रहा है, कन्वर्जन आके वो ठीक हो गया, बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ा, ऐसा होता है ना। कन्वर्जन के बाद ऐसे आपको केसेस मिलेंगे क्लिनिक में, कन्वर्जन के बाद खूब नींद आ रही है, सो गया, कन्वर्जन आया उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा, कन्वर्जन आया वो ऐसे ही खेलने लगा। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि अपनी बीमारी के लिए बहुत बॉदर्ड नहीं होता है ओपीएम का पेशेंट। पेन है तो भी पेन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसीलिए उसको इररिस्पॉन्सिबल कह दिया गया। उसको कन्वर्जन आ रहा है तो भी बॉदर्ड नहीं हो रहा है कन्वर्जन के लिए, वहां पर हम थिंक अबाउट ओपीएम। ऐसे कुछ हमको सिम्टम्स नहीं मिलेंगे, रूब्रिक फॉर्म में वो सब चीजें हमको नहीं मिलेंगी, हमको थीम जब जानते रहेंगे तो हम मेटामेडिका को टैली कर पाएंगे। ये मोस्टली आलसी स्वभाव का रहता है। हाँ आलसी स्वभाव का है, आलसी रहेगा ही जब वो रिस्पांसिबल, क्योंकि वो नींद में ज्यादा आलसी नहीं रहता है। देखो आलस और नींद दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर आलस है तो लेटे रहने का मन करेगा, नींद नहीं आ रही है, उसको नींद आती है, आलस नहीं है। यहाँ पर यहाँ स्लीपीनेस कंडीशन है, यहाँ पर आलस वाली कंडीशन नहीं है। तो वो कई घंटे सो सकता है, 14-14, 15-15 घंटे सो सकता है। अब हम नेक्स्ट आते हैं विविड इमेजिनेशंस। हम आपको बता ही चुके हैं, बहुत कल्पना से भरा हुआ, हवा में उड़ रहा है, पंख लग गए हैं, आसमान छू रहा है, उड़ता ही जा रहा है, पैर लंबी है तो बहुत लंबे पैर हो गए, हाथ लंबे हो गए तो बहुत हाथ लंबे हो गए। जैसा बताया, खा रहा है तो एक्सपीरियंस होल्डर है, खा रहा है तो खाता ही जा रहा है, पी रहा है तो पीता ही जा रहा है। हाँ, तो ये ओपीएम की पर्सनालिटी है, विविड इमेजिनेशंस। और इररिस्पॉन्सिबिलिटी हम बता ही चुके हैं, अपोजिट टू नक्स वोमिका, इस बात को बहुत ध्यान रखना है। नक्स वोमिका जो है ठीक उल्टा ओपीएम है। Sleep, fall into heavy stupid sleep, also describe also in coma situation। मतलब आपको नींद में भी लगेगा जैसे कोमा में चला गया है, और कोमा में भी लगेगा जैसे आपको नींद में सो रहा है। एक फ्रेशनेस उसके चेहरे पे होगी, नींद में सो रहा है। और ब्रेन स्ट्रोक्स, हार्ट अटैक, यहाँ पर हमको ओपीएम के बारे में सोचना चाहिए। और एक फीवर का केस हमने बताया, फीवर चढ़ा और उसको नींद आ गई। स्लीपीनेस कंडीशन ओपीएम में बहुत इंपॉर्टेंट है, स्लीपीनेस के बारे में हमको। साथ में एंटीडोट, ब्लैक कॉफी इन एक्यूट केसेस, एंड नक्स वोमिका, एपिकॉक, बर्बेरिस बल्गेरिस हम क्रॉनिक ओपीएम एडिक्शन में। और टुचिंग जैसे होता है ना, टुचिंग कोई एक फड़कन टाइप की टुचिंग, जैसे आंख है, टुचिंग कहीं पर भी मसल्स है, ये फड़कना जो होता है, वहां पर भी ओपीएम का अच्छा रोल है। धूप से प्रॉब्लम बढ़ती है ना, सन से प्रॉब्लम इसकी बढ़ती है। ठीक है, दैट इज ऑल अबाउट ओपीएम। मैम जैसे ओपीएम का हार्ट में क्या रोल रहता है, कैसा पेशेंट? देखिए हार्ट में क्या रोल रहता है,
इसका हार्ट अटैक में भी कॉज पे डिपेंड करता है। अगर सन स्ट्रोक के साथ उसका बीपी बढ़ा और हार्ट अटैक आ गया, या उसको एपिलेप्सिक अटैक आ गया, या उसको ब्रेन स्ट्रोक हो गया, कोमा में चला गया, तो एक कॉजेशन पे है। देखो हमें हार्ट में अगर सिमिलिमम है तो वहां पर वो मेडिसिन चाहे हार्ट हो, चाहे आई का पार्ट हो, चाहे ब्रेन का पार्ट हो, वो काम करेगी। तो सिम्टम्स हमने आपको क्या बताया? स्लीपीनेस, सन एग्रीवेशन, एक इररिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई बहुत फर्क नहीं पड़ रहा उसको, ये बीमारी आ गई है, कोई बहुत टेंशन नहीं है, फ्राइड, एलिमेंट फ्रॉम फ्राइड, कुछ ऐसे जो ओपीएम के पिक्यूलियरिटीज हैं, जो ओपीएम की थीम है, वहां पर वो अगर कवर अप कर रही है तो हार्ट में भी, हार्ट की किसी भी प्रॉब्लम को हम ठीक कर सकते हैं, लीवर की किसी भी प्रॉब्लम को ठीक। ऐसा नहीं है कि ओपीएम सिर्फ हार्ट में ही काम करेगा, या कोमा में ही काम करेगा, या एपिलेप्सी में भी काम करेगा। ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ बॉडी एंड ईच एंड एवरी डिजीज पे ओपीएम काम करेगा। वी नॉट क्योर द डिजीज, वी क्योर द पर्सन। तो वहां पर सिमिलिमम, जहां ओपीएम के कैरेक्टर आ जाएंगे, जो मेडिसिन हमने पढ़ाई, मेडिसिन सिर्फ इतनी ही नहीं है, मेडिसिन इससे बहुत बड़ी होगी, इसको और हमें समझना है, और पढ़ते जाना है, और उसकी गहराई तक पहुंचना है। और किसी मेडिसिन को आप रट नहीं सकते, समझ सकते हैं, आप थीम समझ सकते हैं। किसी सिम्टम को रट, हेड में भी वही सिम्टम, बेलाडोना पढ़ेंगे तो भी वही सिम्टम